गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं फंगस के अंदर पाए जाने वाले जो हाइफी हैं उनके क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में कहते हैं हाइफा को बोलते हैं उसके सुकाई की रूपांतरित संरचना की जो हाइफी होती हैं वो किस तरीके से अपना मॉडिफिकेशन कर लेती हैं और मॉडिफिकेशन के बाद में उनकी स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंजेज होते हैं और उन चेंजेज को हम किस प्रकार से मॉडिफाई करके और उनके लिए न्यूट्रिशन के फॉर्म में भोजन का अवशोषण करते हैं। तो अपन बात करते हैं इनके रूपांतरण की। इनके रूपांतरण जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं बात करूं राइजोइड्स की, कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो राइजोइड्स होते हैं, ये राइजोइड्स का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि जितनी भी फंगस होती हैं उनके अंदर राइजोइड्स क्या करते हैं, अपने होस्ट की सेल के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में उनसे पोषण का अवशोषण करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है राइजोइड्स। अब अपन इस राइजोइड्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि राइजोइड्स होते क्या हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक स्पोर है, इस स्पोर के चारों तरफ ये जो है वॉल फॉर्मेशन है, ये एक स्पोर है। जब ये स्पोर अपना क्या करेगा, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण, स्पोर को हिंदी में कहते हैं बीजाणु और जर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं अंकुरण। जैसे ही ये स्पोर अपना जर्मिनेशन करता है तो क्या बना देता है, एक जर्म ट्यूब बनाता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। जैसे ही ये जर्म ट्यूब क्या करती है, अपने होस्ट प्लांट की सेल्स में, जैसे ये होस्ट प्लांट की सेल्स बनी हुई हैं, ये इन होस्ट प्लांट्स के सेल्स के अंदर प्रवेश करती है, एंटर करती है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे इसकी एंट्री दिखा रखी है, ये अपने होस्ट प्लांट के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। किसके लिए, फूड मटेरियल को अवशोषित करने के लिए। तो ये क्या करेगी, इस स्थान से इस स्थान में जहाँ जहाँ फूड मटेरियल प्रेजेंट है वहाँ वहाँ ये क्या करेगी, इसमें से भोजन का अवशोषण करने लगेगी। लेकिन इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि ये क्या बना रही है, राइजोइड्स बना रही है। यानी कि इसका स्पोर जर्मिनेशन करने के बाद में जो जर्म ट्यूब बनाता है, ये जर्म ट्यूब क्या बनाएगी, बहुत सारी ब्रांच बनाएगी और ये ब्रांच इस तरीके से जाएंगी कि हर एक सेल्स के अंदर एंट्री कर लेंगी। जैसे ही ये हर सेल के अंदर इस तरीके से एंट्री करती हैं और अपने इन इस ट्यूब का एक नेट बना लेती हैं। अब जैसे इसने सभी सेल्स के अंदर एंटर कर लिया और जैसे इसने सभी सेल्स के अंदर एंट्री ले लिया, अब हर एक सेल से क्या करेगी, ये भोजन का अवशोषण करेगी और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है यही क्या कहलाती है, राइजोइड्स कहलाती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर कौन सी फंजाई में बनती हैं, राइजोपस में बनती हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, राइजोपस। क्या होगा, राइजोपस होगा। अब आप इसे ध्यान से समझिए एक बार कि जितनी भी फंगस होती है उनमें से राइजोपस एक ऐसी फंजाई है कि राइजोपस के जो स्पोर बनते हैं वो अपनी होस्ट की सेल से पोषण का अवशोषण करने के लिए, भोजन के लिए, न्यूट्रिशन का अवशोषण करने के लिए किसका निर्माण करते हैं, राइजोइड्स का निर्माण करते हैं। ये राइजोइड्स क्या करते हैं, अपने होस्ट प्लांट की सेल्स जो होती हैं, जैसे ये होस्ट प्लांट की सेल हैं, होस्ट सेल बोलते हैं इनको, यानी कि इनके परपोषी की कोशिकाएं।
होस्ट की सेल के अंदर ये एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में होस्ट की हर एक सेल्स के अंदर अपना एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं, राइजोइड्स कहलाती हैं। और इन राइजोइड्स की सहायता से क्या करते हैं, ये रेगुलर रूप से, नियमित रूप से भोजन का अवशोषण करते रहते हैं और अवशोषण करते हुए क्या करने लग जाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। फिर ग्रोथ करके वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वापस वही स्पोर बना देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपना नया होस्ट ढूंढते हैं और फिर उस होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, अपना फिर संक्रमण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ये तो हुए, इसके अंदर राइजोइड्स बनते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर किस तरीके से राइजोम्स बनते हैं। नंबर 2 बनते हैं इनके अंदर राइजोम्स। राइजोम जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक ही फंजाई में बनते हैं, एल्बुगो में। राइजोइड्स जो हैं, राइजोम जो बनते हैं वो केवल एल्बुगो में बनते हैं। एल्बुगो जो है वो भी एक फंजाई होती है। इस फंजाई में भी क्या बनते हैं, केवल और केवल राइजोम। तो मैं आपको दोनों में पहले डिफरेंस बताती हूँ कि एक राइजोइड्स में और एक राइजोम में क्या डिफरेंस होता है। कि जो राइजोइड्स बनते हैं वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन राइजोम जो बनते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी सेल में एंटर करते हैं जिस सेल से उनको भोजन का अवशोषण करना होता है। यानी कि ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये बनते हैं। अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ कि सपोज करो कि ये एल्बुगो के अंदर बनने वाले स्पोर टाइप की स्ट्रक्चर है। ये स्पोर टाइप की स्ट्रक्चर जो है, जैसे ये मैं बात करूं कि यूरिडियो स्पोर की है, यूरिडियो स्पोर है। ये यूरिडो स्पोर क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं और क्या बना देते हैं, जर्म ट्यूब बना देते हैं। इन्होंने जर्मिनेशन किया और इस तरीके से ये जर्म ट्यूब बनी। अब ये जर्म ट्यूब जो है वो किसके अंदर एंटर करेगी, अपने होस्ट की सेल के अंदर एंटर करेगी। जैसे ही ये अपने होस्ट की सेल के अंदर एंटर करती है तो उसके अंदर एंटर करने के बाद में अपने नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती। जिस सेल में ये एंटर करती हैं केवल उसी सेल के अंदर अपने भोजन का अवशोषण करती हैं और राइजोम के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे इनका नेटवर्क फैलेगा, लेकिन इनका नेटवर्क किस में रहेगा, केवल इसी सेल के अंदर रहेगा। दूसरी सेल के अंदर ये अपनी एंट्री नहीं लेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बनती हैं ये क्या कहलाती हैं, राइजोम कहलाती हैं। और इस टाइप के जो स्पोर होते हैं वो कौन सी फंजाई में बनते हैं, एल्बुगो में बनते हैं। आपने सुना होगा कि जो सरसों के पादप होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है किसका, एल्बुगो का। एल्बुगो का संक्रमण होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जैसे ही दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में नमी होती है और उस नमी के कारण एल्बुगो के अंदर बनने वाले यूरिडियोज स्पोर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपना जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन करके ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर अपना जर्मिनेशन करके ग्रोथ करते हैं। और ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, जिस सेल के ऊपर उसने अपना जर्मिनेशन किया है उसी सेल के अंदर अपने राइजोम को क्या करवा देते हैं, एंट्री करवा देते हैं और उनसे क्या लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन। जैसे इन सेल्स के अंदर ये न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है तो इस न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को क्या करते हैं, ये इसी सेल के अंदर से अवशोषित करते रहते हैं और इनके अवशोषण के कारण ये अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन होती है अब उसका अपना डेवलपमेंट जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो एल्बुगो होते हैं उनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, राइजोम्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट इनमें जो है एप्परसोरियम। एप्परसोरियम को बोलते हैं चुस्कांग, चूसने वाले अंग। नंबर 3 एप्परसोरियम।
एपरसोरियम, इनको हिंदी में बोलते हैं चुस्कांग। ये एक होस्टोरिया के समान होते हैं, इसलिए इनका नाम आसंगांक भी होता है। एक होते हैं आसंगांक और एक होते हैं चुस्कांग। चुस्कांग होते हैं होस्टोरिया और आसंगांग होते हैं एपरसोरियम। तो दोनों में एक अंतर होता है कि जो चुस्कांग होते हैं वो तो केवल भोजन का अवशोषण ही करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। लेकिन एपरसोरियम क्या करते हैं, जिन सेल के ऊपर बैठते हैं उनसे भोजन का तो अवशोषण करते ही करते हैं, साथ ही उनके साथ साथ क्या करते हैं, अपनी सेल्स को स्टेबल करके रखते हैं, उसके ऊपर स्थिर करके रखते हैं, जिससे मान लो कि इस साल उनकी जनरेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी, तो अगले वर्ष भी आसानी से वो अपनी पीढ़ी को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं, एपरसोरियम का निर्माण करते हैं। अब अपन इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार से इनके स्पोर जर्मिनेशन करके और फिर आसंगांग बनाते हैं। जैसे ये एक स्पोर बनाया मैंने, ये स्पोर क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन करेगा। इस स्पोर ने अपना जर्मिनेशन करके और ये जर्म ट्यूब बनाई, और सपोज करो कि जर्म ट्यूब बनाने के बाद में ये जर्म ट्यूब क्या करेगी, अपने होस्ट की सेल के अंदर क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। ये बनाई मैंने होस्ट की सेल, ये है होस्ट सेल, ये है स्पोर जिसने अपना जर्मिनेशन करके क्या बना दी, जर्म ट्यूब बना दी। ये जर्म ट्यूब जैसे अपने होस्ट की सेल के अंदर प्रवेश करती हैं तो होस्ट की सेल्स के अंदर क्या करती हैं, ये एक नेटवर्क की जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं कि इस तरीके से पूरी होस्ट की सेल के अंदर अनब्रांच्ड क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर में पूरी होस्ट की सेल के अंदर क्या कर जाएंगी, ये अपना एक क्लम्प बना लेंगी, एक गुच्छे समान संरचना बना लेंगी। और साथ में जैसे सपोज करो कि ये तो एक होस्ट की सेल थी, इसी के पास में और जैसे ये होस्ट की सेल हैं, तो इन होस्ट की सेल्स में जैसे ये मैंने और होस्ट की सेल बना दी। अब ये क्या करेंगी, इन होस्ट की सेल्स में भी अपनी ब्रांचिंग को ले जाकर इस तरीके से और क्या बना देंगी, इनके अंदर भी अपना ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर को क्या कर लेती है, कवर कर लेती हैं, और पूरी प्लांट बॉडी को क्या कर देती हैं इसके द्वारा। इस तरीके से हर एक सेल के अंदर अपने नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती हैं, और फिर इनसे क्या करती हैं, जितना भी इनके पास फूड मटेरियल होता है उस पूरे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि सौख लेती हैं। इस तरीके से ये अपने होस्ट की सेल के अंदर प्रवेश करके और हर एक होस्ट की सेल से पोषण का अवशोषण करती हैं, किसके द्वारा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से। और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में जो माइसीलियम के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा थिन थ्रेड लाइक पतले धागे नुमी संरचना बनाते हैं कि हर एक सेल क्या कर लेते, हर एक सेल को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं यो, और पूरे जाल नुमी संरचना जो है वो इसके अंदर बना लेते हैं। और इस प्रकार के जो फंजाई हैं, यानी कि इस प्रकार के एपरसोरियम जो हैं वो बनते हैं डिक्टिलेरिया में। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है डिक्टिलेरिया। डिक्टिलेरिया नामक जो फंजाई है उसके अंदर क्या बनते हैं, एपरसोरियम बनते हैं। और लास्ट आता है इसके अंदर होस्टोरिया। एक होते हैं राइजोइड्स, एक होते हैं राइजोम, एक होते हैं एपरसोरियम, और सबसे लास्ट आता है इसके अंदर राइजोइड्स। अब बात करते हैं अपन लास्ट इसके अंदर बनने वाले होस्टोरियल स्ट्रक्चर की। नंबर 4 होस्टोरियम या होस्टोरिया, यानी कि चुस्कांक। नाम से पता चल रहा है क्या बनेंगे,
होस्टोरिया बनेंगे और ये होस्टोरिया क्या करेंगे, उन होस्ट की सेल से भोजन का अवशोषण करते हैं। तो क्या बनाते हैं उनके अंदर, होस्टोरिया बनाते हैं ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज करो कि ये कोई भी एक स्पोर है, ये स्पोर क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन करेगा और इस तरीके से क्या बनाएगा, अपनी जर्म ट्यूब बनाएगा। ये जर्म ट्यूब क्या करती है, अपने होस्ट की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एंटर कर जाती हैं और जैसे ही होस्ट की सेल के अंदर एंटर करती हैं तो उनकी सेल से क्या चूसने लग जाती हैं, भोजन का अवशोषण करने लग जाती हैं चूस करके। और ये शाखाएं इस तरीके से बनती हैं कि जैसे ये एक ब्रांच आई, यही ब्रांच एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, इस सेल में लेके जाएगी। यही ब्रांच आगे मूव करती हुई जब इस सेल के पास पोर्शन खत्म हो जाएगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगी और इस सेल में एंटर करेगी और फिर पोर्शन का अवशोषण करेगी। फिर यही सेल आगे बढ़ेगी और इस सेल तक पहुंचेगी और पोर्शन का अवशोषण करेगी। फिर यही सेल आगे बढ़ेगी और इस सेल से क्या करेगी, पोर्शन का अवशोषण करेगी। यानी कि इस तरीके से क्या बनाते हैं, ये होस्टोरिया का निर्माण करते हैं और उन होस्टोरिया के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार के जो होस्टोरिया होते हैं वो लगभग सभी प्रकार के फंजाई में बनते हैं, चाहे वो फंजाई जो है सेप्रोफाइटिक टाइप की हो, चाहे वो फंजाई सेप्रोफाइटिक ना हो करके पैरासाइटिक फंजाई हो, और चाहे वो एक सिम्बायोटिक फंजाई रिलेशन के फॉर्म में रहती हो। लेकिन जितनी भी फंजाई होती हैं सब के अंदर इसी तरीके से भोजन का अवशोषण करती हैं। लास्ट आते हैं हाइफल ट्रैप। एक बनते हैं इनके अंदर हाइफल ट्रैप। नेक्स्ट नंबर 5 हाइफल ट्रैप। नाम से पता चल रहा है क्या बनेंगे, ट्रैप बनेंगे। ट्रैप का मतलब होता है कि जिससे इनको भोजन लेना है उसको पहले चारों तरफ से जकड़ लेंगे और जकड़ करके उसको बंद कर देंगे और बंद करने से उसकी डेथ हो जाएगी और डेथ होने के बाद में उससे क्या कर लेंगे, भोजन का अवशोषण कर लेंगे। ये फंजाई क्या करती हैं, जैसे निमेटोड हैं, जैसे वर्म हैं, इनको क्या करती हैं, ट्रैप बनाकर जकड़ लेती हैं और फिर उनकी डेथ कर देती हैं और डेथ करने के बाद में उनसे क्या ले लेती हैं, न्यूट्रिशन अवशोषित कर लेती हैं। जैसे मैं इसमें डायग्राम से बनाऊं कि ये हाइफी क्या करती हैं, इस तरीके से अपना ट्रैप बनाती हैं। जैसे मैंने ये इसका एक ट्रैप बना दिया, इस ट्रैप से क्या करेंगी ये, अब जैसे ये मान लो कि एक निमेटोड था, ये निमेटोड था जो कहीं भी सोइल में या किसी प्लांट के ऊपर गिरा हुआ था। अब ये क्या करती हैं, इसके चारों तरफ अपने जाल बनाती हैं एक इस तरीके से और इसको क्या करती हैं, अपने ट्रैप के अंदर बंद कर लेती हैं। जैसे ये सपोज करो कि एक वर्म है और ये बना ट्रैप, तो इस वर्म को क्या करेंगी, ये इस ट्रैप के अंदर बंद कर लेंगी। जैसे ट्रैप में इसको जकड़ लेती है तो इस वर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस वर्म के पास जो पोषण था उसको क्या कर लेंगी, ये हाइफल ट्रैप उसको उस पोषण को अवशोषित कर लेंगी और अवशोषित करके और अपनी जो ये सेल हैं उनको क्या कर देंगी, ट्रांसफ़र कर देंगी। तो इस तरीके से क्या बनाती हैं, हाइफल ट्रैप बनाती हैं। और इस तरीके के जो हाइफल ट्रैप हैं वो भी किस में बनते हैं, डिक्टिलेरिया के अंदर बनते हैं। तो डिक्टिलेरिया जो है वो क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है डिक्टिलेरिया। क्या करती हैं, डिक्टिलेरिया के अंदर इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि इनके अंदर हाइफल ट्रैप बनते हैं। ये हैं इनके मॉडिफाइडल स्ट्रक्चर। एक बार अपन इनको वापस देख लेते हैं रिवर्स करके कि किस तरीके से इनके अंदर मॉडिफाइड
हाइफल स्ट्रक्चर बनती हैं। ये सारी हाइफल स्ट्रक्चर ही होती हैं, यानी हाइफी बनाते हैं। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो भी फंगस होती हैं वो एक ग्रुप के रूप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें से एक जो सिंगल थ्रेड होता है वो हाइफी कहलाता है, और सारे हाइफी आपस में मिलकर के एक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो जो इनके हाइफी होते हैं उनके भी मॉडिफिकेशन बन जाते हैं। इन मॉडिफिकेशन की बात थी यहाँ पे, जैसे राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स हर एक सेल के अंदर एक ब्रांच के रूप में जाते हैं, और जैसे ही ब्रांच के रूप में जाते हैं तो हर एक सेल से न्यूट्रिशन का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने बात की थी राइजोम की, कि इनके जो यूरिडियोस्पोर होते हैं वो जर्मिनेशन करके और इस तरीके से ब्रांच बनाएंगे, पर एक ही सेल के अंदर बनाएंगे। और ऐसा किस में पाया जाता है? एल्बुगो में पाया जाता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में सरसों के जो पादप होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें थर्ड की, ये पाए जाते हैं एपर्सोरियम, जिनको कहते हैं आसंगांग। तो एपर्सोरियम और होस्टोरिया दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है कि एपर्सोरियम एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि होस्टोरिया पर्टिकुलर एक होस्ट की सेल के अंदर एंटर करके और उसके बाद में उससे भोजन का अवशोषण करते हैं। ये हैं होस्टोरिया। तो आपने देखा होगा कि ये जो एपर्सोरियम है उसमें तो पूरे में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी और हर एक सेल को कवर कर लिया, लेकिन होस्टोरिया में एक सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, जब उस सेल में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो दूसरी सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, और जब दूसरी सेल में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो नेक्स्ट सेल से न्यूट्रिशन का अवशोषण करते हैं। तो इस तरीके से ये हर एक सेल से न्यूट्रिशन का अवशोषण करते हैं, और ये है एक हाइफल ट्रैप। हाइफल ट्रैप में क्या होता है कि एक ट्रैप के समान, एक पासे के समान, हाइफल का मतलब होता है पासा, पासे के समान, यानी एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक तरीके से ये लूप के समान होता है। लूप लाइक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या करते हैं, ये जिस भी होस्ट को इनको, जिन होस्ट के ऊपर अटैक करना होता है या जिस होस्ट से इनको पोषण लेने के लिए उसकी डेथ करनी होती है, उसी के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं, एक ट्रैप बना लेते हैं। और जैसे ही वो ट्रैप में फंस जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उससे न्यूट्रिशन का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ये हुए आज अपने मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन इसमें पॉइंट की बात करते हैं कि जो फंजाई होती है उनके सेल की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, यानी उनके कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, जिसे आज अपन डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बनती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, यानी कि कवक की कोशिका संरचना, कवक की कोशिका संरचना। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि फंजाई जो है वो एक यूकेरियोट्स के समान होती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो यूकेरियोट्स में इसमें डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे यूकेरियोट्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, लेकिन फंजाई की सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं उन सब की सेल्स के अंदर लोमासोमा जैसे पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, लेकिन फंजाई की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में लोमासोमा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं। अब मैं बनाती हूँ इसके डायग्राम को। ये बनाई मैंने एक फंगल सेल। इस फंगस की जो सेल है इसके अंदर की ओर ये बनाई मैंने इनके सेल की मेम्ब्रेन। कि फंगस की जो सेल है और सेल की जो मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से लोमासोमा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोमासोमा पार्टिकल्स केवल और केवल किस में प्रेजेंट होते हैं, फंगस की सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं।
और बाकी जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर किसी में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कभी भी कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो क्या पाई जाती हैं, रफ टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। ये बनाई मैंने इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। एक बनाते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियोलस को कवर रखती है। ये बना दी मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो किसके चारों ओर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है। तो ये पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस जो है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें फ्री स्टेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से राइबोसोम्स जो हैं उनके पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैं यहाँ दोबारा बना देती हूँ अच्छे से, इसको लाइट कलर से, जिससे दिख सके ये अच्छे से। ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ये है इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रेजेंट है इसके अंदर राइबोसोम्स, जो इसके अंदर क्या हैं, फ्री अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर इनका बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर रहता है इसके अंदर। अब एक बार अपन इनकी सबकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट है इसके सेल की वॉल, सेल वॉल के अंदर की ओर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, लोमासोम, लोमासोम्स प्रेजेंट है। लोमासोम्स के अंदर की ओर यानी कि मेम्ब्रेन से अंदर ये क्या प्रेजेंट है, जिसको शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसमें किस टाइप की प्रेजेंट होती है, स्मूथ टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ और रफ दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लेकिन इसमें स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स का कोई पार्टिकल अटैच नहीं होता, नहीं होने से क्या बन जाते हैं, स्मूथ। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स नहीं होते वो राइबोसोम्स क्या करते हैं इसके अंदर, ये डायग्राम में बता रखा है कि ये फ्री स्टेज में होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे डॉट की जैसे स्ट्रक्चर हैं ये क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स होते हैं, ये होते हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, और ये प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर वैक्यूल, रिक्तिकाएं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल बचा हुआ होता है। इसके अलावा हम एक पॉइंट, ये मैं इनकी मार्किंग इधर कर देती हूँ कि ये कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये पार्ट जो है वो कहलाता है न्यूक्लियस, ये कहलाता है इसमें न्यूक्लियोलस, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस पार्ट। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के बाहर की ओर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो फूड मटेरियल के रूप में स्टोर पाए जाते हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये हम सब जानते ही हैं कि जितनी भी फंगस होती हैं उनके अंदर फूड मटेरियल किसके फॉर्मेशन में किसके फॉर्म में स्टोर पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर पाया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये अपन ने इसका डायग्राम बनाया कि इसके अंदर सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं लोमासोम पार्टिकल्स। लोमासोम पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं, इनके अंदर की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके लिए एक तरीके से वैक्यूम बैलेंसिंग का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। बाकी जितने भी यूकेरियोटिक्स जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये राइबोसोम्स इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर चिपके हुए होते हैं, तब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या बन जाती हैं, रफ टाइप की बन जाती हैं। लेकिन ये जो फंजाई होती हैं इनके अंदर ये राइबोसोम से फ्री स्टेज में मूव करते रहते हैं, इसलिए बनने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाती है, स्मूथ टाइप की बन जाती है, जिसको हम कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ER का नाम यहाँ पर क्या बन जाता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी का नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के अलावा इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर न्यूक्लियस को कवर रखती ही है, और न्यूक्लियस के अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये पार्ट क्या होता है, इसका न्यूक्लियोलस पार्ट होता है। अब जैसे ही फंगस है उसने भोजन तो यूज कर लिया ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन जब उसका वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको क्या करती हैं, ये इन वैक्यूल्स के अंदर धकेल देती हैं, और ये वैक्यूल्स क्या करती हैं, जैसे ही फूड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, और जब इनकी साइज बढ़ जाती है, ये आकार में बढ़ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने आप को इस सेल मेम्ब्रेन के पास में लाती है, और सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करके और उस वेस्ट मटेरियल को सेल वॉल से बाहर धकेल देती हैं, एक तरीके से डिस्पैच कर देती हैं या उसको डंप कर देती हैं। डंप शब्द तो यहाँ यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देती हैं, अपनी सेल वॉल से बाहर फ्री कर देती हैं, और जैसे ही ये वैक्यूल्स क्या हो जाती हैं, ब्लैंक हो जाती हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाती हैं, और ये वैक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल पोजीशन में हैं ये फिर उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना शुरू कर देती हैं, और स्टोर करने के बाद में क्या करती हैं, फिर उसी प्रोसेस में कंटिन्यूस आ जाती है। तो ये है अपना जो हाइफी है, जो फंजाई है, उसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर, कि एक फंगस जो है वो अपनी सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाती है, और फंगस की सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइफी होते हैं उनके मॉडिफिकेशन जो हैं वो तो हमने अभी देख ही लिए थे। अब अपन बात करते हैं कि ये जो फंगस की सेल है, जिसकी सेल स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये अपने मॉडिफिकेशन तो कर लिए इन्होंने, लेकिन जब इन्होंने अपने स्पोर का जर्मिनेशन किया तब इनके थैलस की बॉडी किस किस टाइप से बनती है, जिनके द्वारा कि ये आसानी से क्या बना लेती हैं, अपने एग्रीगेशन के फॉर्मेशन में अपनी फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं। तो इसका सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो किस टाइप से बनती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी की। टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। हिंदी में कहते हैं फ्रूटिंग को कहते हैं फलनकाय, फलन, और बॉडी को कहते हैं काय, तो हिंदी में इसका नाम हो जाता है फलनकाय के प्रकार। फलनकाय के
प्रकार, कि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके अंदर किस किस टाइप की फ्रूट बनते हैं। फ्रूट का मतलब यहाँ पे फल से नहीं है, फ्रूट का मतलब उनकी बॉडी की शेप से है, कि इनकी बॉडी की जो शेप है वो किस किस टाइप की बनती हैं। तो मेन रूप से इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उनके अंदर ओस्पोर है, जूस्पोर है, जूस्पोर के अलावा इनके अंदर बनने वाले बेसिडियोस्पोर हैं और एस्कोस्पोर हैं। तो मेन रूप से इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके अंदर 4 प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो मैं बात करती हूँ उन चारों टाइप के स्पोर्स की। नंबर 1 तो बनते हैं इनके अंदर एस्कोस्पोर, 1 बनते हैं इनके अंदर बेसिडियोस्पोर, 1 बनते हैं इनके अंदर ऊस्पोर, और 1 बनते हैं इनके अंदर जूस्पोर। क्या बनते हैं? जूस्पोर। 1 बनते हैं एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर और ऊस्पोर। अब अपन इनमें से डिटेल से बात करते हैं। एक बार मैं आज इनके बारे में समझा देती हूँ कि एस्कोस्पोर क्या होते हैं, बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, ऊ बीजाणु क्या होते हैं, जू बीजाणु क्या कहते हैं। इनको कहते हैं बीजाणु स्पोर, ये होते हैं चल बीजाणु, और इनका नाम तो बेसिडियोस्पोर ही होता है। बेसिडियोस्पोर, और इनका नाम होता है एस्कोस्पोर। मैं आपको इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्मेशन में पहले समझा दूं कि एस्कोस्पोर एस्कोमाइकोटीना जो सब डिवीजन है फंजाई का, केवल उसी के अंदर बनते हैं, इसके अलावा किसी फंजाई में नहीं बनते। और जो बेसिडियोस्पोर है वो केवल बेसिडियोमाइकोटीना एक फंजाई का सब डिवीजन है और उसी सब डिवीजन के अंदर बनते हैं। और ऊस्पोर और जूस्पोर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जिन स्पोर के ऊपर फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का मतलब होता है चलने के लिए उनके अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं, मूवमेंट करने के लिए। जैसे हमारे पास चलने के लिए पैर होते हैं, वैसे इन स्पोर के पास चलने के लिए फ्लैजिला, सीलिया प्रेजेंट होती हैं। तो मेन इनमें फ्लैजिला होती हैं। तो जिन स्पोर के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है वो स्पोर कहलाते हैं जूस्पोर। और जिन स्पोर के पास चलने के लिए फ्लैजिला जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं? ऊस्पोर कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं अपन चारों टाइप के स्पोर की, कि ऊस्पोर तो जब स्पोर अपना मूवमेंट करता हुआ एक टाइम बाद में जब वो रेस्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, विश्राम अवस्था में जब वो आ जाता है, तो विश्राम अवस्था में आते उनके ऊपर जो स्पोर होते हैं, स्पोर के ऊपर जो फ्लैजिला होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, मतलब स्पोर से गिर जाती है और स्पोर क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तब उसका नाम क्या हो जाता है? ऊस्पोर होता है। लेकिन जब तक वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं आता है तब तक उसके ऊपर वो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं और वो फ्लैजिला से वाटर के अंदर क्या करता है? मूव करता हुआ दूसरे स्थान पे चला जाता है। वो सारे स्पोर क्या कहलाते हैं? जूस्पोर कहलाते हैं। और जो एस्कोस्पोर होते हैं उनकी शेप या तो ओवल शेप होती है या फिर उनकी शेप जो है वो एक लेंटिकुलर टेप टाइप की शेप होती है। मोस्टली तो ये क्या होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। कभी कभी ये सर्कुलर मोशन में भी पाए जाते हैं, सर्कुलर शेप के भी होते हैं। वैसे बेसिडियोस्पोर जो बेसिडियोमाइकोटीना के सदस्यों में बनते हैं उस टाइम इनकी संख्या हमेशा फिक्स होती है। कितनी? 4 होती है। कि बेसिडियोस्पोर जब एक ही स्पोरोकार्प में बनते हैं तो उसके अंदर इनकी संख्या फिक्स 4 होती है। और एस्कोमाइकोटीना के सदस्यों में बनने वाले जो एस्कोस्पोर होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। जबकि जूस्पोर और ऊस्पोर जितनी संख्या में होते हैं उतनी ही संख्या में रहते हैं, उनमें इनकी संख्या के बढ़ना और घटने जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। अब अपन बात करते हैं इनके अंदर बनने वाले एस्कोस्पोर के बारे में, कि ये एस्कोस्पोर जो है वो किस तरीके से बनते हैं। अब बात करते हैं अपन एस्कोस्पोर की, कि एस्कोस्पोर का जो निर्माण है वो किस में होता है?
एस्कोकार्प में होता है। कार्प का मतलब ही क्या होता है, उनके थैलस की बॉडी से होता है, कि उनकी थैलस की जो बॉडी होती है वो एक तरीके से ओपन टाइप की होगी या क्लोज टाइप की होगी या फिर हाफ क्लोज होगी। तो उसके नाम टाइप के बेस पे इनको डिवाइड कर दिया जाता है कि वो क्लिस्टोथीशियम है, पेरिथीशियम है या फिर वो एपोथीशियम टाइप की है। तो एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो हमेशा किस में बनते हैं, क्लिस्टोथीशियम में बनते हैं। क्लिस्टोथीशियम नाम से ही है। क्लिस्टोथीशियम का मीन्स समझें कि क्लोज, यानी कि जो बनने वाली एस्कोकार्प होगी वो इस तरीके से बंद स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाई जाएगी और बनने वाले सारे स्पोर इस क्लोज स्ट्रक्चर में ही क्या होंगे, बंद होंगे। इस तरीके से इसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर जो हैं वो पाए जाएंगे। ये स्पोर जो हैं वो इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या बन जाएंगे, अंदर की ओर बन जाएंगे। लेकिन ये पूरी थीसिया क्या है, क्लोज है बाहर से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, क्लिस्टोथीशियम। ये बनने वाले जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है, बंद है, इसलिए क्लिस्टोथीशियम। और बंद होने की वजह से इसमें ये जो बनने वाली बॉडी है वो क्या कहलाती है, कार्प कहलाती है। और इस कार्प में क्या बने, एस्कोस्पोर बने, इसलिए इस कार्प का नाम क्या रख दिया जाता है, एस्कोकार्प। अगर ये क्लोज टाइप की स्पोर बनती तब इसका नाम क्लिस्टोथीशियम रहता, और अगर ये बनने वाली थीशियम बेसिडियो स्पोर बनाती तो उस कार्प का नाम क्या रख दिया जाता, बेसिडियो कार्प। तब उसका नाम रख देते बेसिडियो कार्प। तो एस्कोकार्प और बेसिडियो कार्प में केवल यही अंतर है कि क्लोज टाइप की जो थीशियम बनती है उसके अंदर बनने वाले स्पोर यदि बेसिडियो स्पोर है तो उसका नाम रख दिया जाता है बेसिडियो कार्प, और यदि बनने वाली जो कार्प है जो क्लिस्टोथीशियम है यदि उसमें स्पोर एस्कोकार्प टाइप के हैं तो उनका नाम रख दिया जाता है एस्कोकार्प। तो ये स्पोर जो है वो तो कहलाते हैं एस्कोस्पोर, और अगर बेसिडियो कार्प में बनते तो बेसिडियो स्पोर कहलाते। और ये किस पे बन रही है, एस्को स्पोर बने इसलिए एस्कोकार्प, बेसिडियो स्पोर बनते इसलिए बेसिडियो कार्प। क्लोज टाइप की है इसलिए नाम क्या रख दिया, क्लिस्टोथीशियम। अब नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करते हैं। इसके अंदर ये हुआ बेसिडियो कार्प और एस्कोकार्प। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 ओ स्पोर की। तो ओ स्पोर टाइप के जो स्पोर होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, प्लेन टाइप के स्पोर होते हैं। जैसे ये ओ स्पोर टाइप के स्पोर हैं, यानी इनकी जो आउटर वॉल होती है वो बिल्कुल स्मूथ टाइप की प्रेजेंट होती है, यानी कि फ्लैजिला क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और जूस्पोर जो बनते हैं नंबर 4, जो जूस्पोर बनते हैं इनके जो स्पोर होते हैं इनके बाहर की ओर इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। वो फ्लैजिला या तो स्मूथ टाइप की होती हैं या फिर वो फ्लैजिला रफ टाइप की होती हैं। जैसे मैंने डायग्राम नंबर 1 बनाया तो ये जो जूस्पोर होंगे ये फ्लैजिला वाले तो होंगे, पर इनकी फ्लैजिला भी कैसी होंगी, रफ टाइप की होंगी। और जैसे ये डायग्राम जो बनाया इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन ये फ्लैजिला भी कैसी है, स्मूथ है। तो इनकी फ्लैजिला रफ है या स्मूथ है उसके बेस पे भी इनके टाइप होते हैं कि वो टिनसेल टाइप की है या फिर वो विप्लैश टाइप की है। तो टिनसेल और विप्लैश इनकी फ्लैजिला के बेस पे बनते हैं, जिनको अपन डिटेल से आगे देखेंगे। आज अपन बात करेंगे केवल इतनी ही कि जो फंगस है इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किस प्रकार से एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर या जूस्पोर या फिर वो एसियोस्पोर बनाती है। आज की क्लास के लिए थैंक्स। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।